आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो क्वेश्चन कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है और जिन बच्चों ने क्लास 11th ठीक से नहीं करी उनको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि क्वेश्चन तो डी ब्रॉगली का है और डी ब्रॉगली का टॉपिक बहुत मुश्किल नहीं है, इसको मैं रिवाइज करवाऊंगा। लेकिन मैं आपका ध्यान जो है, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस कॉन्जर्व्स मोमेंटम। मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आएगी आपको अगर आपने क्लास 11th ठीक से नहीं पढ़ी है। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन पढ़ूं, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर मैंने न्यूमेरिकल थोड़ी देर बाद करा है। पहले मैंने डी ब्रॉगली की थ्योरी डिस्कस करी है, बेसिक्स, और वो भी मैंने एनसीईआरटी से डिस्कस करा है, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीच बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दूंगा और बाद में मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। न्यूमेरिकल के बाद भी आपको इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगी, तो लगातार इस पे बने रहें और सुनते रहें, क्योंकि एक क्विक रिवीजन भी है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का, स्पेशली डी ब्रॉगली का है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो न्यूमेरिकल बाद में है, लेकिन कुछ थ्योरी और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स शुरू में और एंड में और बीच में न्यूमेरिकल सॉल्व करा गया है। थैंक यू। टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 कंबाइन टू फॉर्म अ पार्टिकल सी। तो दो पार्टिकल हैं ए एंड बी, ये दोनों जुड़ के सी बन जाते हैं, राइट। सो टू पार्टिकल्स कंबाइन एंड बिकम सी। ओके, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल सी। इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 1 दे रखी है, इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 2 दे रखी है, और आपको इसकी जो कंबाइंड पार्टिकल है, मतलब इसका मास हो जाएगा m1 प्लस m2, इसकी आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। लेकिन उसमें एक कंडीशन, देयर इज अ कंडीशन टू इट, दैट द टू पार्टिकल्स विच कंबाइन इन अ मैनर दैट कंजर्व्स मोमेंटम। जब दोनों पार्टिकल जुड़ जाते हैं तो मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। अब देखिए, अगर आपने क्लास 12th में डी ब्रॉगली के बारे में पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि डी ब्रॉगली का जो फॉर्मूला है वेवलेंथ का, वो फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला, राइट। सो ये डी ब्रॉगली की वेवलेंथ होती है। प्लैंक्स कांस्टेंट, आपको मालूम है प्लैंक्स कांस्टेंट इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, राइट। ये आपको पता होना चाहिए, इसका भी सिग्निफिकेंस होता है। दिस इज द मास ऑफ द पार्टिकल और v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये फॉर्मूला मैं उम्मीद करता हूं आप सबको इसके बारे में पता है, व्हाट इज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट। ये मैंने कुछ दोबारा से न्यूमेरिकल दिखा दिया, और इसमें मैं आपको जैसे कि बोलता हूं कि mv इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल टू, क्या होता है लैम्डा, c बाय फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अब ये मैं फोटोन की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, राइट। दिस इज अ केस ऑफ फोटोन। यहां पे फोटोन नहीं दिया हुआ, यहां पे आपको पार्टिकल दिया हुआ है। ओके, सो डोंट वरी, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि मैंने क्यों बोला, बट ये डेरिवेशन में काम आता है। जब आप E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर डालते हैं इज इक्वल टू एच न्यू, राइट, तब आपका ये जो डेरिवेशन है आ जाता है, राइट। लेकिन अभी हम डेरिवेशन डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको ये समझ में आता है कि कंजर्व्स मोमेंटम, दिस इज द प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन। इससे पहले कि मैं इस पे आऊं, मैं आपको एक बार डी ब्रॉगली का छोटा सा रिवीजन करवा देता हूं, और उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग द प्रॉब्लम एरिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लास 11th की तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। मेरी पूरी प्लेलिस्ट है मैकेनिक्स की, उसे देखना आप भूलें ना, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैकेनिक्स के दिए हैं, इंक्लूडिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत समझा दूंगा आपको। ऑलराइट, सबसे पहले आपने फॉर्मूला देख लिया, वेरिएबल्स देख लिए, मास होता है, वेलोसिटी होती है, राइट। ये जो mv होता है, mv मास इनटू वेलोसिटी, यही मोमेंटम है, राइट, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो सबसे पहले डी ब्रॉगली ने क्या करा था, डी ब्रॉगली ने एक काम करा था कि
डी ब्रॉगली ने ये बोला था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, राइट, या अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ, मैंने एनसीईआरटी से ये कॉपी करा हुआ है कि ये वाला पैराग्राफ एनसीईआरटी से है, ये बाद में भी डिस्कस करूँगा, लेकिन इसमें से जो डी ब्रॉगली ने ये बोला था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, राइट, पार्टिकल्स, इनके पास एक मैटर वेव होती है, मैटर वेव, ओके। और रियल लाइफ में क्या होता है कि आपके पास अगर एक गोल्फ की बॉल है, राइट, इट्स अ गोल्फ बॉल, इसके पास भी कुछ वेलोसिटी है, इसके पास कुछ मास भी है, राइट। तो आप इसकी यहाँ पे अगर वैल्यू डालेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे, तो दैट विल बी वेरी स्मॉल। आप कितनी वेलोसिटी दे दोगे एक बॉल को, राइट, कुछ खास नहीं दे पाओगे। लेकिन जब आप एटॉमिक स्केल पे जाते हो, मतलब जब आप एटम लेवल पे जाते हो, बहुत छोटे लेवल पे, एटॉमिक लेवल, राइट, वहां पे जो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ होती है, वहां पे जो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ होती है वो ठीक ठाक आ जाती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की 10⁻⁻10 मीटर्स तक आ जाती है। इसको एटॉमिक स्केल के ऊपर बढ़िया वेवलेंथ माना जाता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे गोल्फ बॉल वगैरह की, इनकी कोई खास वेवलेंथ निकलती नहीं है डी ब्रॉगली की, राइट। तो कई बार क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में या जेई मेंस में या वेस्ट बंगाल जेई, या अगर आप आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग एंट्रेंस या तेलंगाना की तैयारी कर रहे हैं, या बिटसेट की कर रहे हैं, या आईसीएआर की कर रहे हैं, आपने आईसीएआर भी सुना होगा, तो ये ध्यान रखिए कि वहां पे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे आपको, कि जो रियल लाइफ हमारी होती है उसमें हमें डी ब्रॉगली की मैटर वेव दिखती क्यों नहीं है, लेकिन जब आप एटॉमिक लेवल पे जाते हैं तो हमें डी ब्रॉगली की वेवलेंथ सिग्निफिकेंट माननी पड़ती है हमें। इसका मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसकी एक वेवलेंथ होगी, वो अच्छी खासी मानी जाएगी, चाहे उसका जो है 10⁻⁻10 है, ये काफ़ी है। लेकिन मैटर वेव ऑफ अ गोल्फ बॉल तो नेग्लिजिबल है, 10⁻⁻30 बिल्कुल बेकार, राइट, इट इज़ टू स्मॉल। सो हमेशा जब हम डी ब्रॉगली की वेवलेंथ पढ़ते हैं और हम कभी पार्टिकल्स वगैरह देखें, जनरली दीज पार्टिकल्स इफ यू सी एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे, राइट, इसमें लिखा है सब एटॉमिक डोमेन, इस लेवल पे जाके डी ब्रॉगली की इंपॉर्टेंस आती है और वेव कैरेक्टर आता है। और ये भी तब नापा जाता है जब द इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इज पासिंग थ्रू सॉलिड्स। इलेक्ट्रॉन मतलब आपका एक सॉलिड में जा रहा है, उसका इंटरेक्शन एक सॉलिड से हो रहा है, तब ये सिग्निफिकेंट होती है। वी डोंट नीड टू, इसके बियॉन्ड हमारे कोर्स में नहीं है और हमें जानने की जरूरत नहीं है, बट ध्यान रखें इस बात का, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। राइट, तो देखिए मोटा मोटा जो डी ब्रॉगली ने बोला, ये बोला कि मैटर जो है वो भी वेव की तरह बिहेव करता है। जैसे कि आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा, वहां पे ये मालूम चला कि जो आपकी लाइट है इट हैज अ वेव कैरेक्टर, राइट। आपका जो लाइट का सोर्स है, इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सो दैट वाज अ वेव नेचर ऑफ द लाइट। सिमिलरली जो मैटर है उसके पास वेव होगी, ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डी ब्रॉगली ने इस्टेब्लिश करी। प्रैक्टिकली नहीं करी, हाइपोथेसिस बनाया बेसिकली, राइट। प्रैक्टिकली डी ब्रॉगली की वेवलेंथ प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट आपको नाम याद रखना है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। आपने एक डिफ्रैक्शन पढ़ा होगा वहां पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद, और एक डिफ्रैक्शन आपको याद रखना है जो प्रूव करता था डी ब्रॉगली की वेवलेंथ को, दैट मैटर ऑल्सो हैज अ वेव लाइक कैरेक्टर। तभी बोलते हैं डुअल नेचर, राइट, दोनों नेचर। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एक बार मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। और मेरा एम्फोसिस, दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट उनके लिए जिनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम या उसकी समझ नहीं है। देखिए इसके अंदर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, राइट। तो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। इसका लैम्डा इज इक्वल टू, आप देख लीजिए कि दिस विल बी इक्वल टू h अपॉन m इंटू v1 एंड दिस विल बिकम लैम्डा 2
is equal to h upon, okay, this is m1, this is m2, this is v2. अगर आपको दिया क्या हुआ है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इसको यूज करना है आपको, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ये दोनों पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं, एक नया पार्टिकल बनता है बड़े वाला m1 प्लस m2। मोमेंटम इज कंजर्व्ड को यूज कैसे करना है, m1 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। दिस इज द मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू द, ये कॉमन मास बन गया, जो थर्ड पार्टिकल बना उसकी ये v कॉमन हो गई, राइट। तो आपकी जो v कॉमन है दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये इसकी कॉमन वेलोसिटी है, राइट। इसकी वैल्यू आपको मालूम चल गई उनके इंडिविजुअल मोमेंटम से। आपको निकालना क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जो नया पार्टिकल बना, पार्टिकल नंबर c, इसका मोमेंटम जो है उतना ही रहा जो इनका सम ऑफ इंडिविजुअल मोमेंटम्स है, वो मैंने लिख दिया। दिस इज मोमेंटम ऑफ द ए, दिस इज मोमेंटम ऑफ बी, ए बी एंड दिस इज सी। मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब ये है कि जो मोमेंटम ए का था जमा मोमेंटम जो बी का था, ये खत्म नहीं हुआ, दोनों का जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो तीसरा जो बना सी उसके बराबर ही रहा। नो चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। आप मेरी प्लेलिस्ट देख लें मोमेंटम की, ये मैंने इक्वेशन लिख दी है। अब मेरा जो आंसर आएगा, लैम्डा ऑफ सी विल बी गिवन बाय प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या है आपका, जो दिस, तो देखिए मैं अब यहाँ पे सी की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल रहा हूँ। अब कौन सा मोमेंटम यहाँ पे मैं लिखूं, राइट। देखिए ये दोनों मोमेंटम जो पुराने मोमेंटम है ए और बी के, उनका सम सी के बराबर है, राइट। तो मुझे यहाँ लिखना क्या चाहिए, मोमेंटम ऑफ सी, जो मास ऑफ सी है, मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ सी। जो हमने कॉमन वेलोसिटी निकाली थी वो सी की वेलोसिटी थी, ओके। ये जो है एम सी वी सी, ये क्या है, ये सिस्टम का नया मोमेंटम है, लेकिन मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। तो पुराना मोमेंटम क्या है आपका, आपका पुराना मोमेंटम है h अपॉन m1 a। ये देखिए पहले a और b था, पहले c तो एग्जिस्ट नहीं करता था, c की एग्जिस्टेंस से पहले a और b थे। a और b का अपना मोमेंटम कितना था, ma va और ma vb, ये प्रोडक्ट है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, द मोमेंटम ऑफ c इज सेम एज द इनिशियल मोमेंटम। जब दोनों अलग अलग थे तो चेंज तो नहीं हुआ, हो सकता है दिस वाज 2 एंड दिस इज 3, और ये जो टोटल मोमेंटम सी का आया वो टोटल मोमेंटम सी का क्या बन जाएगा, इक्वल टू 5, राइट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मैंने जो मोमेंटम ऑफ सी नीचे लिखना था उसकी जगह, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है कि मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स द सेम। जब ये दोनों मासेस चल रहे थे और चलते चलते ये दोनों जुड़ गए आपस में, राइट, तो ये v1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये v2 वेलोसिटी से चल रहा है, जिसको हम vb और va बोल रहे हैं, ये vc से चल रहा है, चल तो सभी रहे हैं। ये जो जुड़ना होता है एक तरह से कोलिजन ही है, मतलब मैं आपको बता रहा हूं मोमेंटम की भाषा कैसे यूज होती है। सो दे ज्वाइन टुगेदर, चलो हम सिंपल रख लेते हैं, हम कोलिजन। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको मेरी प्लेलिस्ट आप जरूर देख लें मोमेंटम की, इससे आपको बहुत ही आराम आ जाएगा ये क्वेश्चन करने में। थैंक यू वेरी मच, आगे सुनते रहिए। पहले मैं, जैसे मैंने आपको डी ब्रॉगली के बारे में समझाया, आगे भी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी, लगातार बने रहें। इज m1 v1 प्लस m2 v2, और इनकी वैल्यूज क्या है, m1 v1 की वैल्यू है h बाय लैम्डा 1, और आपका जो m2 v2 है इज इक्वल टू h बाय लैम्डा 2। ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, m1 v1 इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा 1 प्लस h अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। दिस इज a, पार्टिकल a,
BANB, राइट। थोड़ा मैथ्स लगाना पड़ा, बट मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, इट वाज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये मैं आपको देखिए मोमेंटम की इक्वेशन समझा रहा था। अगर दो पार्टिकल्स आपस में जब कोलाइड करते हैं, राइट, दे कोलाइड, तो ये टॉपिक है कोलिजन्स का। आपको 12th स्टैंडर्ड की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो 11th स्टैंडर्ड ना भूलें, 11th स्टैंडर्ड करके जाएं, कुछ बेसिक्स आपको आने चाहिए। मोमेंटम एक ऐसा टॉपिक है जो 12th स्टैंडर्ड में काफ़ी यूज़ होगा। मेरी प्लेलिस्ट मोमेंटम की देख के जानी है आपको, उसके बाद आप काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन टैकल करने में। डी ब्रॉगली अपने आप में कोई खास मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इंसिस्ट कर रहा हूं कि आप मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग रख के जाएं। इस क्वेश्चन में बच्चों को घुमाया गया है क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 11th का कॉन्सेप्ट इसके अंदर इंसर्ट करा गया। तो एक कॉन्सेप्ट नहीं, डी ब्रॉगली से काम नहीं बनेगा। आपको मोमेंटम के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। एक और वर्ड ऑफ कॉशन, मैंने बहुत सारे बच्चों को जब ये टॉपिक करवाया है, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर एक बेसिक गलती करते हैं कि वो एनर्जी को इक्वल टू हाफ mv² लिख देते हैं, राइट। अवॉइड दिस, अवॉइड दिस, ओके। एनर्जी का जब कॉन्सेप्ट आता है बेसिकली, राइट, इस स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोटोन, देन प्लीज यूज E इज इक्वल टू h न्यू। एनर्जी, मैं अभी फोटोन की बात कर रहा हूं, ना कि पार्टिकल की, राइट। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, ये मैं आपको एडिशनल पॉइंट्स बता रहा हूं, राइट। इसका इस न्यूमेरिकल से कोई एक गलती जो फोटोन के केस में करी जाती है। सो एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज नॉट हाफ mv², एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज E इज इक्वल टू h न्यू। इसका भी ध्यान रखें, जो नए बच्चे होते हैं दे गेट कंफ्यूज्ड। और इसका कारण ये है कि 12th स्टैंडर्ड के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है रिलेटिविटी का, वो पढ़ाया नहीं जाता, इसीलिए देयर इज अ प्रॉब्लम। तो चिंता ना करें, बस इतना ध्यान रखें कि अवॉइड यूजिंग हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी ना यूज करें फोटोन के फॉर्मूलेज में। बी वेरी केयरफुल, प्लीज यूज दिस फॉर्मूला E इज इक्वल टू h न्यू फॉर फोटॉन्स। वन मोर लास्ट टॉपिक विच आई थिंक विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू इज डी ब्रॉगली की वेवलेंथ कैलकुलेशन में ये वाला जो फॉर्मूला है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन को आप एक पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो दिस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए ये जो टॉपिक था कि पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, दिस कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और डुअल नेचर को मिक्स कर दिया। अब दो 12th के टॉपिक हैं, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये फॉर्मूला आना चाहिए दैट द काइनेटिक एनर्जी, देखिए इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट। सो यू कैन राइट हाफ mv², बट डोंट यूज दिस फॉर फोटोन। मैंने आपको ये बोला हाफ mv² इज इक्वल टू द एनर्जी प्रोवाइडेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन कम लाइक दिस। इस फॉर्मूले को मेमोराइज करके जाना है आपको, प्लीज मेमोराइज। ये नैनोमीटर में, मतलब 10⁻⁹ मीटर में ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा वोल्ट्स के अंदर। प्लीज इसको याद करके जाइए। और ये जो न्यूमेरिकल है डी ब्रॉगली के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रैक्टिस करके जाइए। इनके अलग अलग टाइप की प्रैक्टिस है। मेरे चैनल पे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड वेव के बहुत सारे न्यूमेरिकल और टॉपिक्स डिस्कस्ड है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत डिटेल में दिया हुआ है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको वेव नेचर ऑफ लाइट समझने में जो काम आया था वो भी समझाया गया। डिफ्रैक्शन भी है, ऑब्वियसली वेव ऑप्टिक्स के अंदर है। तो प्लीज डू वॉच माई प्ले लिस्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस channel, please do subscribe to it and wait for my next video.